क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो बात फिर अब मैं दे रही थी तो ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करके सोच के गला दबा दिया। ये जो हाथरस में निर्भया कांड हुआ है, हमारी बहन का जो बलात्कार के बाद उसकी जबान काटी गई और जिस तरह से उसकी मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार का हक हमें मिलना चाहिए था, वो हक हमें नहीं मिला। इससे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि उन्होंने एक गुनाह को छुपाने की कोशिश की है और उनके जो अधिकारी हैं बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं और हम इस मोर्चा के माध्यम से हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारी बहन को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति का एक बार फिर बलात्कार किया है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति के अनुसार सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और जब भी हम अंतिम संस्कार करते हैं तो केरोसिन और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई, हम उसको अंतिम संस्कार नहीं कह सकते। हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस बॉडी को उन्होंने जलाया। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने उनके साथ कुकर्म किया उनको फांसी हो, फास्ट ट्रैक में केस चले। उसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने, यहाँ तक कि वहाँ के डीएम ने हमारी संस्कृति का बलात्कार किया है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस चले, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उस बर्खास्त के बाद में उनको बिल्कुल उसी तरह से उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बलात्कारी वो चार भी हैं और बलात्कारी ये लोग भी हैं। उन्होंने हमारी बहन का बलात्कार किया, इन्होंने हमारी संस्कृति का बलात्कार किया है और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब तक उनको डिसमिस नहीं किया जाएगा हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जहाँ जहाँ भी अप्रोच है, हम उनसे मांग करते हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। हम धन्यवाद करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेके हमें न्याय देने का काम किया है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि हम दलित समाज के लोग, हम पिछड़े वर्ग के लोग कब तक इनका शिकार बनते रहेंगे। एक सुसाइड करता है, एक पूरे महाराष्ट्र को गाली देती है, वो कहती है कि ये पीओके है, उनको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। उनके पीछे पूरे देश की सरकार, हिमाचल की सरकार, यहाँ का एक पूरा पार्टी वर्ग, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे यहाँ तक कि हमारे साथी जिन्हें हम रामदास अठावले साहब कहते हैं, वो करनी सेना, इतने लोग खड़े हो जाते हैं और Y+ सिक्योरिटी देते हैं। मैं कह सकता हूं डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपके लिए वो एक पाकिस्तान बन गया है कि जिस तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अन्याय होता है, आज उसी तरह से यूपी में हमारे भाइयों के ऊपर अन्याय हो रहा है। क्या अगर मनीषा के सामने वाल्मीकि ना लग के कोई दूसरा सरनेम लगा होता तो क्या इस तरह का अमानवीय अन्याय हो सकता था? मैं आप सबके माध्यम से इन सब की आवाज़ को वहां तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो सब अपने अंजाम तक पहुंच सके। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पीएम मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो एकदम अपंग हो चुकी है। मैं पीएम मोदी जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी। सर मेरी बात सुनिए, बहुत सारे ऐसे केसेस अभी भी पेंडिंग है। उस केस के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी सरेआम घूमता है, हमारी बहन बेटियों को तकलीफ देता है, उनके साथ अन्याय करता है और उसके बाद ऐसी घटना करता है कि उनको मार दिया जाता है। इसके बारे में आप पीएम मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मैं पीएम मोदी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था बेटी बचाओ,
तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये एक चेतावनी थी, ये हमें आगाह कर रहे थे कि बेटियों को बचाओ, या हमें एक संदेश दे रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज मैं कह सकता हूं कि वो एक संदेश था, बेटी बचाओ हम आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से यूपी में और देश में ये भाजपा सरकार आई है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले ऐसे कुकर्म नहीं होते थे, लेकिन न्याय मिलता था। बॉडियों को परिवार की बिना सहमति से नहीं जलाया जाता। मैं कहता हूं कि हमारी बहन ने क्या क्राइम किया था जो उसको रात के अंधेरे में जलाया? वो कोई क्रिमिनल थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को, ट्रंप को और उनकी मिसेस को कोरोना होता है, उनको संदेश देने के लिए उनकी नींद खुल जाती है। क्या हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो एक शब्द नहीं कह सकते? क्या उनको उतना वक्त नहीं है? वो कहते थे चौकीदार। मैं कहता हूं बहनों पे हो रहा है बलात्कार, कहां सोए हो चौकीदार? महिलाएं नहीं है सुरक्षित, जाग जाओ चौकीदार। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने चौकीदार की भूमिका निभाने की अपनी बात कही थी तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वो चौकीदार बने। सर लास्ट एक क्वेश्चन, और नहीं तो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनकर शासक करें, शासक बने, शासन करें। वो ना तो शासक बने हैं और ना ही चौकीदार। वो डिसाइड करें कि वो प्रधानमंत्री है या चौकीदार। सर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर केस दलित के खिलाफ ही है, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? 2 मिनट। दलित उत्तर प्रदेश में दलित के खिलाफ ज्यादा केसेस है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे सर? 2 मिनट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सिर्फ इसके लिए अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के शासक हमें इस देश का हिस्सा नहीं मानते, वो दलितों को इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसलिए वो हमारी बहनों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जबकि हम देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, वो बिन औलाद सरकार है, वो बहन बेटियों का दर्द नहीं समझ सकते। वो एक जंगल से आए हैं। अगर वो कहीं शहर में होते, किसी घर के सदस्य होते, तो इसको समझते कि दर्द क्या होता है बहन का, बेटियों का। क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है, तो परिवार का दर्द क्या होता है वो नहीं। जो मन में एक ठाना है उसको अंजाम तक लेके जाना है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की शिक्षा है कि हम जवान से और हथियार से काम नहीं करते हैं। बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया है कलम का, हम कलम के अधिकार से काम करते हैं, हम कलम के द्वारा काम करते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में हमारी बहन के लिए न्याय दिलाने के लिए हमने जो ये एक शांति मार्च का आयोजन किया है, इस शांति मार्च को हम शांति की तरह ही लेके जाएंगे और अपना निवेदन कलेक्टर के थ्रू देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यूपी सरकार, वहां तक पहुंचाना है। लेकिन हमारे पास जो माध्यम है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं, तो हमारे पास जो माध्यम है वो माध्यम है यहाँ के जिलाधिकारी, कलेक्टर साहब। तो हम अपना निवेदन शांतिपूर्वक यहाँ से चल के जाएंगे, कलेक्टर साहब को देंगे। इस बीच में हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बहन मनीषा की उन्होंने जबान काटी थी। आप हमारी जबान काट सकते हो, लेकिन जो बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने हमें एक हथियार दिया है, आप हमारे उस हथियार को ना तो रोक सकते हो, ना हमारी जबान को आप बंद कर सकते हो। हम अपनी जबान का काम अपनी कलम से करेंगे, क्योंकि हम उस महामानव के, उस देवता के अनुयायी हैं, जिसके बलबूते पर जिसके लिखे हुए संविधान पे आज ये पूरा देश चलता है, पूरा वर्ल्ड उसका सम्मान करता है। तो आज हम सब ने एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आज का जो शांति मार्च है हमें बाबा साहब को समर्पित करना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ही जाना है। डॉक्टर बाबा साहब वाल्मीकि विकास जिंदाबाद, वाल्मीकि विकास जिंदाबाद। अरे वाल्मीकि एकजुटीचा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है
बहन मनीषा के साथ जो क्रूरता बरती गई है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, आखिर इस गुंडा राज सरकार को, इन बेऔलाद सरकार को औलाद का दर्द क्या होता है ये बताने का वक्त है। साथियों, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, ये लोग भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। उसी हिंदू संस्कृति के माध्यम से क्या ये भूल गए थे कि हिंदू संस्कारों के अनुसार रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं होता है। हमारी बहन का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इन्होंने उसकी जीभ काटी, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी, इनका दिल नहीं भरा, फिर भी उसे ले जाकर जला दिया गया। हमारी बहन की रूह अभी भी ठंडी नहीं है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं, उसकी हत्या के बाद और एक हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी